नमस्ते। मेरा नाम शैली विनोद है और अभी मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है रेजिमेंटल मैना। रेजिमेंटल मैना जो है रस्किन बॉन्ड साहब ने लिखी है और ये कहानी ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखी गई है। बॉन्ड साहब ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जानवर और इंसानों के बीच के रिश्ते को दिखाते हुए। तो उसमें से एक कहानी रेजिमेंटल मैना भी है, बहुत फेमस कहानी है। तो रेजिमेंटल मैना यानी सैनिकों की मैना की ये कहानी सुनिए जो मेरे दादाजी के समय की है। मेरे दादाजी के समय में जो अंग्रेज सैनिक भारत में ठहरते थे उनको पालतू जानवर रखने का काफी शौक था। सैनिकों की छावनी में ऐसे कुछ ही कमरे होंगे जहां पर पालतू जानवर दिखाई नहीं देते थे। कुत्ते और बिल्ली दिखाई देना तो बहुत आम बात थी, बहुत आम बात। लेकिन सैनिक भाइयों को चिड़िया पालने का भी काफी शौक था और रखने का। ऐसी ही एक कहानी एक चिड़िया की है जो न केवल एक सैनिक की पालतू थी बल्कि पूरे छावनी की थी। लेकिन उसके मालिक मेरे दादाजी प्राइवेट बॉन्ड साहब ही थे। प्राइवेट बॉन्ड साहब एक ऐसे सैनिक थे जो अंग्रेजी हुकूमत के ओन स्कॉटिश राइफल से थे। ये ओन स्कॉटिश राइफल एक सैन्य संगठन था और वो चिड़िया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चिड़िया मैना थी। वही मैना जो इंडिया में चारों तरफ, भारत में चारों तरफ दिखाई देती है। मेरे दादाजी ने उसका नाम अपने प्रिय लेखक के ऊपर डिकेंस रख दिया था। डिकेंस मेरे दादाजी के फेवरेट ऑथर थे, लेखक चार्ल्स डिकेंस। उन्हीं के नाम के ऊपर मेरे दादाजी ने चिड़िया का नाम रख दिया था डिकेंस। डिकेंस एक नर मैना था। डिकेंस मेरे दादाजी की जिंदगी में तब आया जब वो एकदम छोटू सा था और मेरठ में जहां सैनिकों की छावनी थी वो वहां जल्दी ही सबका चहेता बन गया। मेरठ बड़ा गर्म और धूल धूसरित जगह थी। साग सब्जियां भी काफी तीखी और मसालेदार वहां हुआ करती थी और वहां के जो जनरल इन कमांड थे उनका मूड भी जो था वो बिल्कुल मेरठ की तरह गर्म था। ही वॉज हॉट हेडेड, वो बहुत गर्म मिजाज थे और चिड़चिड़े इंसान थे। पालतू जानवर रखना सैनिकों के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। चूंकि डिकेंस बहुत छोटे में पालतू बन गया था, उसको दाना चुगने खुद से नहीं आया था बल्कि वो चिड़िया के एकदम छोटे बच्चे की तरह अपना दाना दादाजी के मुंह से खाता था। और जब दादाजी नहीं होते थे तो वो बाकी सैनिकों से इस तरीके से खाना खाता था। जब डिकेंस को भूख लगती तो वो दादाजी के कंधे पर बैठ करके और चोंच खोल देता था अपना मुंह सामने और पंख को जोर जोर से फड़फड़ाता था। टिक्की, सभी प्यार से डिकेंस को इसी नाम से पुकारते थे। डिक्की को कभी पिंजरे में नहीं रखा गया। जैसे ही वो उड़ना सीख गया तो वो सैनिकों के हर परेड में जाता, उनको राशन पानी मिलते हुए देखता और हर ऐसे मौके पर मौजूद रहता जब सैनिकों को अपने बैरक यानी कोठरी से निकलना होता था। जब वो बाहर निकलता तो अपने दुश्मन चील पर पैनी नजर रखता और पैनी नजर रखते हुए सैनिकों के एक कंधे से दूसरे कंधे पर फुदक फुदक करके जाता था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरी डाली पर हो करके सैनिकों की हर पार्टी में वो शामिल होता था। डिक्की कभी कभी वो कद में ऊंचे दिखने वाले अफसर को साथी के रूप में चुन लेता और दिन भर परेड में उनके साथ रहता। लेकिन जब परेड खत्म होता तो शाम में वो दादाजी के कंधे पर लौट जाता। एक दिन जनरल साहब द्वारा निरीक्षण होना था तो कर्नल साहब ने आदेश दिया कि डिक्की परेड में कहीं नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि इंस्पेक्शन होने वाली है, इसलिए उसको कमरे में बंद रखा जाए। बॉन्ड, उसे कहीं बंद कर दो, कर्नल साहब ने तीखे अंदाज में कहा। हम लोग पूरे परेड में उसे फड़फड़ 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 नहीं करवा सकते। डिकेंस को भंडार में डाल दिया गया, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए गए। लेकिन जो रसोईया था उसको भंडार से कुछ चाहिए था और उसको ये भी पता था कि चाबी कहाँ रखी रहती है। उसको ध्यान में नहीं रहा कि परेड हो रहा है और वो जाकर के उसने क्या किया कि भंडार का दरवाजा उसने खोल दिया, रसोईया ने। और जैसे ही उसने भंडार का दरवाजा खोला, पुर्र उड़ गया डिकेंस। खुशी से तेज आवाज में चहचहाता पहुंच गया सीधा परेड के मैदान में और उसको जरूर ऐसा लगा हुआ कि उसके धरपकड़ में जरूर जनरल साहब का हाथ है। इसीलिए वो क्या किया कि सीधा परेड के मैदान में पहुंचा और बिल्कुल उसके मन में ये चल रहा था कि जनरल साहब जो है उन्हीं का शायद हाथ है मुझे धरपकड़ कराने में और काल कोठरी में बंद करने में। कारण चाहे जो रहा हो लेकिन वो जनरल साहब के पास ही डायरेक्ट पहुंचा उड़ते हुए परेड के मैदान में। और उनकी जो टोपी थी, हेलमेट थी कलगी वाली,
बिल्कुल जाकर के उसी पर बैठ गया और इतने जोर से चिल्लाया, इतने जोर से चिल्लाया कि उतने जोर से वो कभी नहीं चिल्लाया था। और जो जनरल साहब थे वो बिल्कुल अचंभित रह गए और उनको अपनी टोपी निकालनी ही पड़ी। और जब उन्होंने टोपी निकाली तो गुस्से से लाल पीले हो गए। ये क्या डिकेंस? जो डिकेंस था उसने जो सुबह में नाश्ता किया था, पूरा का पूरा नाश्ता जनरल साहब के टोपी के ऊपर जो लगी हुई कलगी थी उसके बीचों बीच पूरा का पूरा नाश्ता उसने निकाल लिया था, पॉटी कर दी थी। इसी बीच जो डिक्की है अब आगे की शिकायत करने के लिए कर्नल साहब के कंधे पे जाकर के बैठ गया। और जितने भी सैनिक वहां पर जो परेड में भाग लिए हुए थे उनको बड़ी हंसी आ रही थी। वो अपने मूंछ के नीचे हंस रहे थे, दिखा करके नहीं, मन ही मन में उनको बहुत हंसी आ रही थी। परेड से बाहर इसको निकालो बॉन्ड, कर्नल साहब चिल्लाए। इस चिड़िया को दूर ले जाओ, हमेशा के लिए मैं इसे नहीं देखना चाहता, ले जाओ। प्राइवेट बॉन्ड डिक्की के साथ अपनी कोठरी में लौट आए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। डिक्की से अलग होना या उसको पिंजरे में रखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ दादाजी ही डिक्की से प्यार करते थे, वो पूरे बटालियन का फेवरेट था, पसंदीदा था, सब उसको बहुत मानते थे। अंत में दादाजी ने फैसला किया कि वो कैप्टन से बात करेंगे, कप्तान से, और कहेंगे कि वो कर्नल साहब से उनकी मीटिंग फिक्स करा दे। फिर वो कर्नल साहब से डिक्की के बिहाफ में बदले में माफी मांग लेंगे। कर्नल ने बहुत ध्यान और धैर्य से, बहुत पेशेंस से प्राइवेट बॉन्ड और कैप्टन साहब की बात सुनी। फिर कर्नल साहब ने अपने अफसरों से राय मशवरा किया और फैसला किया कि चिड़िया अब रह सकती है। डिकेंस अब सबके साथ रह सकता था। साथ ही उसे सैन्य बल का हिस्सा भी मान लिया गया कि ये भी एक सैनिक है, और वो भी अब सैनिक बन गया था। बहुत पॉपुलर था, लोग उसको बहुत पसंद करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा होशियार था। वो उसको सब पता होता था कि कौन आदमी यानी सैनिक उसकी छावनी का है, कौन तो नहीं है। वो सिर्फ स्कॉटिश राइफल वाले जवान से ही मतलब रखता था और किसी से नहीं। उस समय भी जब 20 दल एक साथ कैंप में अभ्यास करते थे, वो पहचान जाता था कि कौन से जो कैंप वाले हैं उसके वाले हैं, जिनके साथ उनको रहना है। वो अपने दल में बड़ी अद्भुत ढंग से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाता था और ऊपर से उड़ करके कैंप नहीं जाता था, बल्कि नीचे से लो फ्लाइट, नीचे से उड़ता हुआ हर कैंप में, हर तंबू में झांक करके देखता था, अंदर जाता था, फिर बाहर झांकता था कि कहीं बाज तो नहीं है, कहीं कोई चील तो नहीं है, मुझे कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे करते करते वो हर तंबू में जाता था, झांकता था अंदर जा करके। और जब स्कॉटिश राइफल वाले उसके जो सैनिक होते थे उनके तंबू में पहुंच जाता था तो फिर वहां पर उनके साथ घुल मिल करके रह जाता था। इतना इंटेलिजेंट था वो। एक बार दादाजी जब अस्पताल चले गए, उनको मलेरिया हो गया था, वो बीमार हो गए थे, तो डिकेंस उनको कैंप में नहीं पाकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने बिल्कुल खोजना शुरू किया दादाजी को। और दादाजी जहां अस्पताल में भर्ती थे वो बैरक से, सैनिकों के बैरक से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। जो डिकेंस था वो खोजते खोजते आखिर 3 दिन में दादाजी के पास पहुंच ही गया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में तब तक रहा जब तक दादाजी ठीक नहीं हो गए। दादाजी जब हॉस्पिटल में थे, बिल्कुल उनके बगल में, उनके बेड के बगल में जो मेज लगी हुई थी, वहां पर टोपी को उल्टा करके रख दिया गया और उसी टोपी के अंदर में वो रहता था और बिल्कुल इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं जाता था दादाजी को छोड़ करके। जब दादाजी ठीक हुए, अस्पताल से निकले, तो डिकेंस भी निकला और फिर वापस कभी अस्पताल नहीं आया, घूमने घामने के लिए भी नहीं। ऐसा था डिकेंस। सन 1888 में रेजिमेंट को कलकत्ता जाने के लिए आदेश आया, जहां सबको, सारे सैनिकों को चीन लुशाई नाम की यात्रा में भाग लेना था। सभी पालतू जानवरों को वहीं छोड़ देना था, ये नियम था। और डिकेंस भी उन्हीं में से था। उसके लिए तो कोई नियम बदलने वाला था नहीं। लेकिन डिकी के इस मामले में अपने ही विचार थे। सैनिकों का दल बारी बारी से यात्रा करता, वो ग्रैंड ट्रंक रोड होते हुए रात में निकलते और दिन में शिविर में आराम करते। अपने इन सैनिकों के पास डिकेंस तीसरे दिन आ ही गया उड़ते उड़ते, उसको छोड़ भी दिया गया तो वो शिविर में 300 किलोमीटर की यात्रा करके आया, 300 किलोमीटर की। हताश, उदास और भूख से अधमरा वो अभी भी दादाजी के मुंह से ही खाना खाने पर आश्रित था। खाना खाने दादाजी के मुंह से ही आया था, उतनी दूर यात्रा करके। मार्च करते और रेल से यात्रा करते। रेलवे अभी भारत में पसरना ही शुरू किया था। पूरा दल अंततः कलकत्ता पहुंच गया और वहां से आदेश के खिलाफ डिकेंस सैनिकों के साथ बर्मा के लिए जहाज पर निकल पड़ा। जब डिकेंस जहाज पर था तो उसमें बने छेद से
ताक झांक करके और एक छेद से दूसरे छेद में उड़ उड़ करके मजे करता। वो जहाज के डेक पर भी जाता और कभी कभी समुद्र के ऊपर भी उड़ान उड़ता भरता था। एक बार वैसे ही वो तूफान में, समुद्री तूफान में ऐसा फंसा कि जब वापस डेक पर बहुत मुश्किल से आया तो उसने तौबा कर ली कि आज के बाद से तो फिर कभी नहीं जाऊंगा वो समुद्री तूफान में मैं नहीं फंसूंगा और ऐसे एडवेंचरस यात्रा और एक्टिविटी नहीं करूंगा। डिकेंस अपने दल बल के साथ पूरी यात्रा और अभियान में रहा। बहुत से सैनिक मारे गए, अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन डिकेंस और दादाजी बच गए। युद्ध में बच करके कलकत्ता सुरक्षित पहुंच गए। दादाजी को अब सैनिक से कारपोरल बना दिया गया था। दादाजी अब कारपोरल बन गए थे और उनको अपने पूरे बटालियन के साथ, दल के साथ 6 महीने की छुट्टी फिर से मिली एज अ रिवॉर्ड। इसका मतलब था कि उन्हें फिर से अपने घर इंग्लैंड की समुद्री यात्रा करनी थी। अपनी यात्रा के शुरुआत में डिक्की हमेशा की तरह खुश था, चीयरफुल। लेकिन जब जहाज स्वेज नगर से आगे बढ़ी, ठंड भी बढ़ने लग गई। वो अब कैप्टन के साथ जहाज के अगले सिरे पर मौजूद नहीं रहता, दादाजी के साथ जहाज की छत पर भी नहीं जाता, बल्कि तोते के साथ कचरे के डिब्बे के ऊपर बैठा रहता। जब जहाज जिब्राल्टर पार किया, डिकेंस एकदम नीचे चला गया कचरे के डिब्बे के। उसके बाद वो जहाज की छत पे, डेक पे नहीं आ पाया, वापस कभी नहीं आया। डिकेंस को हंटली और पामर बिस्किट का डब्बा हुआ करता था उस समय में, उस डब्बे में लिटा दिया गया और समुद्री लहरों में हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ तो नहीं, पर निश्चित रूप से दादाजी के बैग पाइपर के बिगुल के धुन पर, जो सुना रहा था कि एक नन्हा सैनिक निकल चुका है अपनी अंतिम यात्रा पर हमेशा के लिए।